नमस्कार। सक्सेस एरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रीति काल के बारे में, जहां हमने ये पढ़ा था कि रीति से तात्पर्य क्या है। यदि कल को कोई आपसे ये पूछ ले कि रीति काल का नाम रीति काल क्यों है, यहाँ रीति से अर्थ क्या है, लिखने की एक विशिष्ट शैली, रीति, ढंग, स्टाइल जिसको कहते हैं, साहित्य को लिखने का एक इस तरह का पैटर्न जिसमें रीति का जो शाब्दिक अर्थ है वो लिया जाता है किसी भी, क्योंकि रीति का अर्थ है काव्यांग निरूपण। काव्यांग निरूपण का अर्थ फिर समझ लेते हैं। काव्य की जो अंग हैं, इसका अर्थ हो गया काव्य के अंग। काव्य के अंग जो है वो होते हैं छंद, अलंकार, रस आदि। अब यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है, ध्यान रखें, रीति काल छोटा काल है। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा काल जो है वो आधुनिक काल है, जहाँ हमें पढ़ना होता है। लेकिन रीति काल को समझने के लिए एक बात तो ये समझें कि रीति काल का अध्ययन किस तरह से करना है। छंद, अलंकार, रस, नायक नायिकाएं, भेद आदि पर जिन्होंने लिखा, ऐसी स्टाइल, ऐसा पैटर्न रीति कहलाया, रीति ग्रंथ कहलाए। प्रश्न ये उठता है कि रीति काल का अध्ययन जिस तरह से हम रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवियों के रूप में करते हैं, चूंकि हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे रीतिबद्ध कवियों का। रीतिबद्ध कवियों में भी किस किस तरह का वर्गीकरण, और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ जो डॉक्टर नगेंद्र है उनके साहित्य का, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, इन किताबों का सहारा लेकर के ये जो मानक और विश्वसनीय पुस्तकें मानी जाती हैं, इन सब में से मैंने मैटर जो है वो शामिल किया। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी, ये वर्गीकरण या इस तरह से अध्ययन, ये थोड़ा मेरा मौलिक अध्ययन है कि जिन्होंने सब पर लिखा वो सर्वांग निरूपक कवि कहलाए। जिन्होंने केवल छंद पर लिखा वो छंदो निरूपक कवि, अलंकार पर लिखा वो अलंकार निरूपक कवि, और जिन्होंने रस पर लिखा रस निरूपक कवि। इस तरह से अलग अलग वर्गीकरण करके और हम यहाँ पर साहित्य को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं रीति मुक्त, कुछ देसी अंदाज में भी ये रीति काल का वर्गीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रीति काल का जो वर्गीकरण है वो किया था सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इन्होंने सबसे पहले रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवियों के रूप में वर्गीकरण किया। इट मीन्स न तो शुक्ल ने और न ही नगेंद्र ने इस तरह का वर्गीकरण किया है। तो यदि प्रश्न पूछ लिया जाए शुक्ल ने इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया है, तो आइए देखते हैं एक देसी अंदाज में। रीति मुक्त गबोदिया ठो, रीति सिद्ध पज नेवाज बिहारी, रीतिबद्ध कैसे दे भूषण। भूषण का अर्थ वैसे शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण, यहाँ भूषण कवि के रूप में है, लेकिन भूषण का अर्थ शाब्दिक अर्थ जो होता है वो गहना या आभूषण होता है। तो एक ट्रिक को मैं सार्थकता देने के अंदाज में, ताकि वो ट्रिक भी याद रह जाए। रीतिबद्ध, रीति में जो बंधा हुआ है वो भूषण कैसे दे, वो आभूषण कैसे दे, तो रीतिबद्ध कैसे दे भूषण, पद्माकर मति गंगवाल भिकारी। ये रीति मुक्त कवि है गबोदिया ठो। ये रीति सिद्ध है पजनेस, नेवाज और बिहारी। और शेष जितने भी हैं वो रीतिबद्ध है। ध्यान रखें, जितने मैंने जो नाम शामिल किए हैं रीतिबद्ध में, केवल वही नहीं है, इनके अतिरिक्त भी हैं जितने भी जो बाकी बच गए, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने शामिल कर लिया। ये रीति मुक्त, ये रीति सिद्ध, अगर इनको याद कर लिया जाए तो शेष स्वतः ही याद हो जाएंगे। तो देखते हैं रीति मुक्त गबोदिया ठो। घ का अर्थ है घनानंद, बो का अर्थ है बोधा, द्वि का अर्थ है द्विजदेव, आ का अर्थ है आलम और ठो का अर्थ है ठाकुर। रीति सिद्ध पज नेवाज बिहारी। पज का अर्थ है पजनेस, नेवाज नेवाज कवि और बिहारी का अर्थ बिहारी। तो ध्यान रखें, बिहारी के अतिरिक्त पजनेस और नेवाज भी रीति सिद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कैसे दे भूषण। के का अर्थ केशव, से का अर्थ सेनापति, दे का अर्थ देव, भूषण का अर्थ है भूषण, और पद्माकर
मतीराम, गंग कवि, ग्वाल कवि, भिखारी, भिखारी दास। तो ये इस तरह से रीति मुक्त गभोदी आटो, रीति सिद्ध पजनेवाज बिहारी, रीति बद के से देवभूषण, पद्मा कर्मतिगंग ग्वाल भिखारी। आइए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे रीतिबद्ध कवियों का। और जैसा कि मैंने बताया था, रीतिबद्ध कवियों में भी जो सर्वांग निरूपक कवि है, जिन्होंने सभी अंगों पर लिखा, जिन्होंने छंद पर भी लिखा, उन्होंने रस ग्रंथ भी लिखे, उन्होंने अलंकार ग्रंथ भी लिखे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, कई हो सकता है जो पहली बार ये हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, क्या कोई ऐसी कविता हो सकती है जिसमें अलंकार का प्रयोग नहीं हो, रस का प्रयोग नहीं हो? ये तो हो सकता है छंद का प्रयोग हो भी और नहीं भी। तो प्रत्येक कविता में रस और अलंकार तो होगा ही होगा, लेकिन अलंकार ग्रंथ और रस ग्रंथ से तात्पर्य यह है, यदि आप कोई कविता लिख रहे हैं और आपने वो कविता लिखी, अभी कोरोना का दौर चल रहा है, मान लो कोरोना पर आपने कोई कविता लिखी और उसमें कहीं ना कहीं उपमा अलंकार आ गया, या फिर वो हो सकता है भयानक रस से संबंधित रचना हो, हास्य रस से संबंधित हो। ये रीति ग्रंथ नहीं है। रीति ग्रंथ सबसे पहले आपने लिखा करुण रस या श्रृंगार रस, और उसके बारे में लक्षण बताते हुए उसका उदाहरण देना, फिर अगला रस, उसके लक्षण देते हुए उसका उदाहरण लिखना, ये कहलाता रीति ग्रंथ। इस तरह से अलंकार, रस, छंद, इन सब पर लिखने वाले कहलाए सर्वांग निरूपक। सर्वांग प्रतापी भिक्खु, एक व्यक्ति था जिसका नाम था भिक्खु, और वो बहुत प्रतापी था। वो एक ग्वाला था जिसके पास 100 रसिक, रसीले यानी रसिक चीकू थे उसके पास। इस प्रतापी भिक्खु ने यह सोचा कि इस ग्वाल से क्यों नहीं चीकू छीन लिए जाए। उसने चीकू छीन लिए। जब ग्वाल ने कहा मेरे चीकू वापस दे, इसने मना कर दिया, तो जो 5 आदमी जो पंच थे उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने कहा कि भिक्खु तू इसको ये मत समझना कि ये ग्वाल जो है वो ग्वाला ही है, गरीब है, ये बहुत अमीर ग्वाल है। इसलिए पंचों ने क्या निर्णय सुनाया, सर्वांग प्रतापी भिक्खु अमीर ग्वाल के 100 रसिक चीकू दे। सर्वांग से तात्पर्य ये ट्रिक जो है वो सर्वांग कवियों की है, सर्वांग निरूपक जो रीतिबद्ध कवि हैं। प्रतापी प्रतापशाही, भी का अर्थ भिखारी दास, कु का अर्थ कुमारमणि, ये जो कु लिखा हुआ है। अमीर का अर्थ है अमीर दास, ग्वाल का अर्थ है ग्वाल कवि, के का अर्थ है केशव। नेक्स्ट देखते हैं, सो का अर्थ सोमनाथ शशिनाथ, सोमनाथ और शशिनाथ एक ही है। रसिक का अर्थ है रसिक गोविंद, ची का अर्थ है चिंतामणि, कु का अर्थ है कुलपति मिश्र, दे का अर्थ है देव। ध्यान रखना, एक आगे एक कवि है जिनका नाम है रसलीन, इसीलिए मैंने यहां लिखा रसिक, जिनका अर्थ है रसिक गोविंद। रसलीन के लिए अलग नाम आएगा वहां। रसलीन सर्वांग निरूपक कवि नहीं थे। रसिक जो है रसिक गोविंद, ये सर्वांग निरूपक कवि थे। तो पंक्ति जो है वो क्या थी, सर्वांग प्रतापी भिक्खु अमीर ग्वाल के 100 रसिक चीकू दे। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतापशाही, जो चरखारी बुंदेलखंड के थे, और इनके आश्रयदाता विक्रम सिंह व छत्रसाल थे। इनकी रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, काव्य विलास, जय सिंह प्रकाश और काव्य विनोद। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो रचनाएं हैं वो है व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विनोद। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। याद रखना है, व्यंग्यार्थ, व्यंग्य, टॉन्ट जिसको हम बोलते हैं, व्यंग्य करने का अधिकार किसको होता है, प्रतापी व्यक्ति को। एरा खेरा नत्थु खेरा व्यक्ति कभी भी व्यंग्य नहीं कर सकता, लेकिन प्रतापी व्यक्ति यदि व्यंग टॉन्ट कर दे तो भी उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। इसी तरह से विनोद का अर्थ होता है मजाक। विनोद करने का अधिकार भी प्रतापशाहियन यानी प्रतापी व्यक्तियों को होता है। इसी तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं कि श्रृंगार, मंजरी, मंजरी के साथ श्रृंगार करने, विलास करने,
इन सब का अधिकार भी प्रतापी व्यक्तियों को होता है। जय सिंह के प्रकाश। तो याद रखना है। नेक्स्ट, भिखारी दास। सर्वप्रथम तुक को काव्यांग रूप में स्वीकार करने वाले कवि। तुक क्या होता है? मंगल भवनै अमंगल हारी, द्रव उष दशरथ अजर बिहारी। इसमें भी अंत में हारी आरी इस तरह से यदि आता है, अंत में जो स्वरांत या जो भी स्वर होता है उसमें जो समानता होती है, री री या आरी आरी इस तरह से, उसे कहा जाता है तुक। ये तुक एक काव्य का अंग माना जाए, ये भिखारीदास ने ऐसा मत सर्वप्रथम दिया। सर्वप्रथम तुक को काव्यांग रूप में स्वीकार करने वाले, जो ब्रज काव्य की विशेषता थी, ये ब्रज काव्य की विशेषता थी। इनकी रचनाएं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। भिखारी होकर के एक सारांश और दो निर्णय दे दिए। भिखारी होकर के एक सारांश और दो निर्णय दे दिए, रस सारांश और दो निर्णय, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। प्रतापी व्यक्ति को ही व्यंग्य करने का अधिकार होता है और विनोद करने का अधिकार होता है, वही श्रृंगार मंजरी के साथ कर सकता है, विलास कर सकता है और प्रकाश भी रखता है। इस तरह से प्रताप शाही की रचनाएं और भिखारीदास की रचनाएं। मैं इतना तसल्ली से इसलिए चल रहा हूँ, रीति काल जिसका ठोस हो गया वो काफी लीड ले लेता है। काव्य प्रकाश के आधार पर रस ध्वनि सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया था, काव्य प्रकाश रचना के आधार पर। नेक्स्ट, ग्वाल कवि। ग्वाला आपको पता है कहाँ, ग्वाल जो होता है वो कहाँ रहता है? यमुना नदी के पास। भगवान कृष्ण के जितने भी सखा थे वो ग्वाल यमुना नदी के पास जाते थे। एक ग्वाल को आप देखें जो यमुना के पास गया, यमुना लहरी। निश्चित बात है, जहाँ यमुना होगी वहाँ पर बहुत सारी गोपियाँ भी होगी। इसमें एक रचना संभवतः मैं उसको शामिल नहीं कर पाया, गोप 25 ये रही नीचे, गोप 25। तो यमुना के पास में गोप 25 गोपियों का प्रबंध रहता था, प्रबंध काव्य है ये। तो यमुना के पास 25 गोपियाँ। अब ग्वाल ने जो ही 25 गोपियों को देखा और उनके मन में, ग्वाल के मन में इश्क लहर दरिया, एक इश्क की लहर उठी। और जो ही इसकी लहर उठी उसने अपने मित्रों से कहा, भक्त को भागई। भक्त कौन? स्वयं ग्वाल, कि मुझ भक्त को 25 गोपियाँ भागई, इसीलिए इश्क लहरें उठ रही है। तब दो इसके मित्र थे जिन्होंने मजाक की, विजय विनोद और बलवीर विनोद। विजय विनोद और बलवीर विनोद। तो विजय और बलवीर दोनों ने मजाक की, विनोद किया कि गुरु 50 कि हे गुरु, कवि दर्पण, कवि बनते फिरते हो, अपना मुंह दर्पण में जाकर देखो। ये जो रचना है वो है कवि दर्पण। तो गुरु कवि दर्पण, अपना मुंह जाकर दर्पण में देखो। रसिकानंद, कि बहुत रसीले तुम व्यक्ति हो, रसिकानंद, जाकर के तुम तो कुब्जाष्टक के साथ जो है वो इश्क करो, यहाँ नहीं, ये 25 जो गोपियाँ हैं। इस तरह से बलवीर और विजय विनोद दोनों ने मजाक की, लेकिन ग्वाल ने तो हमीर हट कर लिया। क्या हट किया? हमीर की तरह हट कर लिया कि 25 गोपियों का प्रबंध किया जाए, तभी हे विजय मैं अपनी विजय मानूंगा। ये तीनों प्रबंध काव्य वापस देखें। अब मैं थोड़ा शीघ्रता से बताऊंगा। ग्वाल जो यमुना नदी के किनारे गया, वहाँ 25 गोपियाँ थी, तभी उसके मन में इसकी लहरें उठी कि मुझ भक्त को भागई। लेकिन विजय और बलवीर दोनों ने विनोद किया कि गुरु जाकर के दर्पण में अपना मुंह देखो। लेकिन वो तो ये कह रहा था कि मैं रसिकानंद साहित्यानंद हूँ, और हमीर की तरह उसने हट कर लिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि कुब्जाष्टक से जाकर के इश्क फरमाओ, यहाँ आवश्यकता नहीं है। इनमें से हमीरठ, गोप 25 और विजय विनोद, ये तीनों प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट,
अमीर ग्वाल के सो रसिक चीकू दे। यहाँ मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अमीर कहाँ गया। प्रतापी, भीकू, कुमारमणि और संभवतया वो आगे आएंगे, क्योंकि 3 और 4 नंबर यहाँ छूट गए हैं। देखते हैं आगे। इसके बाद में देखें केशव दास, उनको मैं अवश्य ले लूँगा। 3 और 4 नंबर जो हैं, जिसमें कुमारमणि और अमीर दास 2 छूट गए हैं। केशव दास रीति काल के सबसे इंपॉर्टेंट कवि है केशव दास। केशव दास का जन्म, इसीलिए यहाँ जन्म को लेना आवश्यक है, 1555 ईस्वी। केस जो होते हैं ना, केस, 2 शब्द बोल रहा हूं मैं। एक तो केस ओछे, ओछे का मतलब छोटे। ये इसलिए बता रहा हूं, ओछे से तात्पर्य है ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि। विद्यापति के आश्रयदाता थे तिरहुत के शासक इंद्रजीत सिंह और शिव सिंह। लेकिन केशव और विद्यापति दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए याद रखना केशव के जो केस है वो ओछे, और केशव के जो केस है वो जब तेल ज़्यादा लगा लिया ओछे ओछे में, तो वो पिच पिच चिप चिप करने लग गए। पिच पिच चिप चिप का मतलब है 1555। ऐसे याद रखना, केशव के केस ओछे और वो पिच पिच चिप चिप कर रहे हैं। 1555 1555 में इनका जन्म हुआ था और 1617 में इनकी मृत्यु हुई। ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि। और याद रखना है, जो विद्यापति है वो राजा शिव सिंह के दरबार में थे। आचार्य के लिखे जो 9 आरोही क्रम में ग्रंथ, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जाता है। रे राक रतन विविजन छ, रे राक रतन विविजन छ। अपन कहते हैं कि ले रख, उसको ग्रामीण बोलचाल में कहते हैं रे राख। रे राख रतन विविजन छ। तो रे राख रतन विविजन छ केशव की जो रचनाएं हैं, उनमें से आप देखें, रे का अर्थ है रसिक प्रिया, और राग का अर्थ होगा रामचंद्रिका, के का अर्थ होगा कवि प्रिया, रतन का अर्थ होगा रतन बावनी, वी का अर्थ होगा, अब 2 अपने पास वी है। एक वी का अर्थ विज्ञान गीता होता है और एक वी का अर्थ होता है वीर सिंह देवचरित। तो ध्यान रखें, दोनों ही जो वी है, इन रचनाओं को आप आगे पीछे कैसे भी ले लें, दोनों साथ की रचनाएं हैं। फिर जयकार जहांगीर जस चंद्रिका, नैकार्थ नक्सिक और छयकार्थ छंदमाला। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी की, जिसमें 16 प्रकाश हैं। प्रकाश से तात्पर्य सर्ग, अध्याय, खंड, भाग। यहाँ सर्गों को प्रकाश कहा गया है। केशव ने अपनी रचनाओं में सर्गों को प्रकाश नाम दिया था। तो रसिक प्रिया में 16 प्रकाश, जो 1591 की रचना है। रामचंद्रिका 1601, जिसमें 39 प्रकाश और ब्रज भाषा में रचित है। वर्ण्य विषय जो है वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। जो वाल्मीकि रामायण है उससे लिए प्रसंग। केशव की रामचंद्रिका बहुत प्रसिद्ध है, एक महाकाव्य है, और इसकी संवाद योजना उत्कृष्ट मानी जाती है। डायलॉग, संवाद जो कथन है, आपने यदि कक्षा 12 के पिछले पाठ्यक्रम में पढ़ा हो, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। उसी में एक पद था, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जाए एक घटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। और एक उसमें था रावण अंगद संवाद, जिसमें था सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। अंगद रावण से कहता है सिंधु तरियो उनको बनरा, कि उनके वानर ने तो सिंधु समुद्र को पार कर लिया, और तुम एक लक्ष्मण की जो धनुष रेखा, जो एक लक्ष्मण रेखा थी, उसको ही पार नहीं कर पाए, तुम उनकी क्या होड़ करोगे। इस तरह से जो संवाद है आपस में, वो काफी उत्कृष्ट माने जाते हैं। ये प्रश्न बहुत आता है कि इसकी संवाद योजना, केशव की कौन सी रचना संवाद योजना के लिए जानी जाती है। आगे देखते हैं, रे राक रतन विविजन छ, कैकार्तक कवि प्रिया, जो 1601 की है। रतन आप यूँ माने आपका कोई मित्र है रतन, और वो आपके साथ रहता है। 1607 की रचना। कवि को एक ही प्रिय थी, कवि को एक ही प्रिय थी केशव को, 1601। वीर सिंह देवचरित, ये भी 1607 की है।
और विज्ञान गीता ये भी 1607 की है। तो आपके साथ कौन कौन मित्र हैं? रतन है, वीर सिंह है। विज्ञान हमेशा साथ रहनी चाहिए। जहांगीरा 12, जहांगीरा 12 इस तरह से याद रखना है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। नक्सिक राधा के विविध अंगों का वर्णन। और 6 से छंदमाला। छंद जो 2 भागों में विभक्त है, वैसे भी 2 होते हैं छंद, मात्रिक और वर्णिक। देखते हैं कवि प्रिया जो है वो 1601 की रचना, जो प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। कैसे कै याद रखना है। केशव की कवि प्रिया प्रथम काव्य शास्त्री, 3 कै हो गए। केशव की कवि प्रिया प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। ये राय प्रवीण गणिका, कवि को कौन प्रिय थी पता है आपको? राय प्रवीण गणिका। राय प्रवीण गणिका को व सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्रीय शिक्षा देने के लिए ये कवि प्रिया रचना लिखी थी। रतन बावनी 1607, ओरछा सामंत रत्न सिंह की प्रशस्ति में। प्रशस्ति ग्रंथ किसी की प्रशंसा में लिखे जाते हैं। तो प्रशंसा में देखो, एक तो रतन नाम है, एक वीर सिंह ये भी नाम है, तो प्रशस्ति का भी होना है। और एक जहांगीर नाम है, इसलिए ये भी प्रशस्ति। ये जहांगीर की प्रशंसा में, ये वीर सिंह की प्रशंसा में, ये रतन की प्रशंसा में। तो वीर सिंह देवचरित ये भी प्रशस्ति काव्य। विज्ञान गीता यह आध्यात्मिक ग्रंथ व प्रतीक शैली में लिखा गया ग्रंथ, जो प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है। इस तरह से आगे देखिए, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, जहांगीर की प्रशस्ति में। नक्शिक राधा के विविध अंगों का वर्णन, जहांगीरा 12 इस तरह से याद रखना है। इन दोनों का रचनाकाल जो है वो पता नहीं है या प्रामाणिक नहीं है। छंदमाला ये 2 भागों में विभक्त है, जिसमें 77 छंदों के लक्षण हैं। इस तरह से केशव की रचनाएं रहे राक रतन वीवी जन 6। और रतन वीर सिंह और विज्ञान को साथ साथ रखना है 1607। कवि को एक ही प्रिय थी 1601, जहांगीरा 12। इस तरह से काफी कुछ जो है वो याद हो जाएगी। हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कवि प्रिया। हिंदी के प्रथम आचार्य केशवदास, ये श्याम सुंदर और नगेंद्र के अनुसार, वरना शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं। शुक्ल को चिंता थी। संपूर्ण हिंदी के रीतिकाल की, संपूर्ण हिंदी की। केशव हिंदी की शान है। श्या का अर्थ है श्याम सुंदर और नय का अर्थ नगेंद्र। तो केशव रीतिकाल की शान है। काल क्रम से ये भक्ति काल में आते हैं, इसलिए भक्ति काल में रामाश्रय शाखा में हमने पढ़ा था, यदि आप में से किसी को याद हो। सर्वप्रथम लक्षण ग्रंथकार केशव माने जाते हैं। केशव कठिन काव्य का प्रेत, ऐसा शुक्ल कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत का मतलब, अभी जैसे मैंने कुछ पंक्तियां बोली थी, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रह जाए एक गटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। इनका अर्थ करते समय बहुत कठिनता होती है, इसलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। केशव ने अलंकार को काव्य का प्राण माना। केशव अलंकारवादी थे। सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक ग्रंथकार केशव। इस तरह की कुछ टाइप्ड मिस्टेक को थोड़ा सा अवॉइड करें। ये सर्वांग हो गया, सर्वांग निरूपक। नेक्स्ट, केशव की जो अंतिम बातें हैं, केशव के लक्षण ग्रंथ। केशव लक्षण करे छे, माफ कीजिएगा इससे पहले, छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका। और ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा, बेजा इम्पोर्टेंट। वैसे हर बात इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं। तो छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ऐसा कहा है। रामचंद्रिका को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। रामचंद्रिका को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। रामचंद्रिका को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। केशव को कवि हृदय नहीं मिला, ऐसा शुक्ल ने कहा है, इसीलिए उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। जिस तरह से अज्ञेय को गद्य का कठिन प्रेत कहा जाता है, छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को और पृथ्वीराज रासो को छप्पयों का अजायब घर कहने वाले मिश्र बंधु, और चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा राजा शिव सिंह ने, छप्पयों का राजा राजा शिव सिंह ने कहा था। और ये है छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। केशव के प्रशस्ति काव्य। केशव के लक्षण ग्रंथ। केशव लक्षण करे छे, केशव लक्षण करे छे कैसे कवि प्रिया, रह से रसिक प्रिया और छे से छंदमाला। केशव लक्षण करे छे। केशव के प्रशस्ति काव्य।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, रतनवीर सिंह और जहांगीर, तीन जो नाम है वो प्रशस्ति काव्य, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका। केशव के प्रबंध काव्य, केशव का प्रबंध करने के लिए रवि राजवी ने प्रबंध किया। रवि राजवी ने प्रबंध किया। रवि राजवी ने प्रबंध किया। तो रे रतन बावनी, वी का अर्थ है विज्ञान गीता, रा का अर्थ रामचंद्रिका, जय का अर्थ जहांगीर जसचंद्रिका और वी का अर्थ वीर सिंह देवचरित। ये 5 इनके प्रबंध काव्य, केशव के 5 प्रबंध काव्य रवि राजवी ने प्रबंध किया। जैसे नरपत सिंह राजवी, उसी तरह से रवि राजवी। तो रवि राजवी ने प्रबंध किया। प्रबंध से तात्पर्य प्रबंध काव्य। केशव लक्षण करच लक्षण ग्रंथ। रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा था। और याद रखें, इससे पहले जो हमने देखा था, केशव रीतिकाल की यानी हिंदी की शान है, श्याम सुंदर और नगेंद्र। रे राक रतन विवि जंच है, रतनवीर और विज्ञान, इन तीनों को साथ रखना है। कवि को केवल एक प्रिय थी, जहांगीरा 1612। रे राग रतन विवि जंच है। केस ओछे होते हैं और चिप चिप पिच पिच करते हैं 1555। ग्वाल को इश्क यमुना के लहर के किनारे जब 2500 गोपियाँ मिली थी, तो उस समय विजय और बलवीर ने विनोद भी किया था। फिर अमीर ने हट कर लिया। अमीर की तरह ग्वाल ने कि मैं कुब्जाष्टक नहीं, मैं तो इन्हीं 2500 गोपियों को लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा था, गुरु पहले अपना मुंह दर्पण में जाकर देखें। भिखारी होकर के एक सारांश और 2 निर्णय दे दिए। प्रतापी व्यक्ति होता है वही व्यंग्यार्थ कर सकता है, वही श्रृंगार मंजरी काव्य विलास कर सकता है, और वही विनोद कर सकता है। लेकिन बलवीर और विजय विनोद ये ग्वाल के दोनों मित्र थे। इस तरह से आप इन रचनाओं को याद कर सकते हैं। और सबसे पहले जो बात देखी थी कि सर्वांग प्रतापी भीकू अमीर ग्वाल के सो रसिक चीकू दे, ये सभी रीतिबद्ध कवि हैं। और हाँ, एक अंतिम बात और रह गई थी, वो ये थी, रीति मुक्त गबोधी आटो रीति सिद्ध पद निवास बिहारी, रीतिबद्ध के सेदे भूषण पद्माकर मति गंगवाल भिखारी। मित्रों, जितना भी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इसी तरह से ट्रिकी मेथड में है। और अब तक ये मेरा विश्वास दावा है, आप पिछले जितने भी पेपर है वो देखें, 90% प्रश्न इसी तरह से आते हैं। यदि आप में से किसी को विश्वास न हो, जितने भी जो स्टूडेंट है जो यहाँ से अध्ययन करते हैं या मेरे पास जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो उनमें से कम 100 स्टूडेंट इस बात को प्रमाणित कर देंगे। धन्यवाद। यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा जब भी होगी, आप याद करेंगे जब पेपर आपके सामने आएगा कि कितने प्रश्न हूबहू आए हैं। धन्यवाद।